गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सुभाष गर्ग। इसके पहले वाले वीडियो में अपन ने फोर्थ चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देखा था और उस चैप्टर में या उस पार्ट में अपन ने जनन की विशिष्ट विधियों के बारे में देखा था। ठीक है ना। तो उसके अंतर्गत अपन ने जनन की विशिष्ट विधियाँ जो है 4 विधियाँ होती है, उन विधियों के बारे में मैंने बताया था। अब वह 4 विधियाँ अगर अपन देखें तो असंजनन, अनिषेकबीजता, सूक्ष्म प्रवर्धन, एवं कायिक प्रवर्धन। अब इन विधियों में से असंजनन और अनिषेकबीजता के बारे में अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं। आगे अपन आज सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में पढ़ेंगे एवं बहुभ्रूणता के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कायिक प्रवर्धन जो है वो फर्स्ट चैप्टर में अपन डिटेल में देख चुके हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। अब देखिए कि सूक्ष्म प्रवर्धन जो है क्या होता है बच्चों। सबसे पहले कोई भी डेफिनेशन या किसी भी टॉपिक के ऊपर जब सवाल आता है तो सबसे पहले हमें उस वर्ड को देखना चाहिए। कई बार उस वर्ड के अंदर ही उसकी डेफिनेशन छुपी हुई होती है। सूक्ष्म प्रवर्धन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या मतलब है सूक्ष्म। सूक्ष्म का क्या मतलब है? सूक्ष्म यानी कि अगर अपन देखें तो छोटा आकार, ठीक है, ये होता है। ठीक है। और प्रवर्धन अगर अपन देखें तो इसका मतलब होता है विकास या विभेदन। ठीक है ना। अब कहीं न कहीं इस विधि में छोटे आकार से किसी भी चीज का विकास हो रहा है। ठीक है। तो हम जानते हैं कि हम पादप जनन की विशिष्ट विधियां पढ़ रहे हैं और पादप जनन के द्वारा एक नए संतति या नए पादप का विकास हो रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक पादप का विकास हो रहा है। ठीक है ना। पादप का विकास हो रहा है। अब पादप का जो विकास हो रहा है वह किसी न किसी छोटे आकार से हो रहा है। तो छोटा आकार किसका होगा? पादप का ही कोई भाग होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं अलैंगिक जनन या कायिक जनन में। ठीक है ना। तो पादप का ही वह कोई छोटा आकार होगा। तो इस प्रकार से अगर अपन इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो सूक्ष्म प्रवर्धन वह प्रक्रिया या वह विधि होती है जिसके अंतर्गत पादप के बीज के अतिरिक्त किसी अन्य भागों जैसे प्रोटोप्लास्ट, कोशिका, उत्तक, अंग या अंगतंत्र जैसे जड़, तना, पत्ती इत्यादि से जब नवपादप का विकास होता है तो ऐसी विधि को अपन क्या कहेंगे? सूक्ष्म प्रवर्धन कहेंगे। ठीक है। अब इसमें सूक्ष्म प्रवर्धन में अपने को एक चीज ध्यान रखनी है कि बीज के अतिरिक्त, ठीक है, बीज के अतिरिक्त पादप का कोई भी भाग जो है नए पादप के विकास या विभेदन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। इवन की परागकण भी इसके लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। अब ये कहाँ प्रयुक्त किया जाता है, इसमें अपन एक चीज ध्यान रखेंगे, इनको कृत्रिम संवर्धित माध्यम पर कहाँ प्रवर्तित किया जाता है, यानी कि कृत्रिम संवर्धित माध्यम। ठीक है।
कृत्रिम संवर्धित माध्यम पर इनको प्रवर्धित किया जाता है। ठीक है, अब वह कृत्रिम संवर्धित माध्यम क्या होता है वह आगे अपन देखेंगे, लेकिन इससे पहले अपन देखते हैं कि ये जो है इसका प्रवर्धन क्यों किया जाता है या इसे क्यों ऐसा इस विधि का प्रयोग किया जाता है। क्या खेतों में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता? खेतों में इसका उपयोग करके जो है नए पादप का विकास क्यों नहीं कर लिया जाता? ये सूक्ष्म प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है, या फिर कृत्रिम संवर्धन माध्यम में ही इसका उपयोग क्यों किया जाता है? और कृत्रिम संवर्धित माध्यम तो लैब में होता है, प्रयोगशालाओं में होता है, तो ऐसा इसलिए किया जाता है। अगर अपन क्यों का उत्तर देखें, ठीक है ना, तो क्यों का उत्तर अगर अपन देखें तो इसका उपयोग इसलिए किया जाता है जब किसी औषधीय पौधे या आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादप को जब बड़े स्तर पर, यानी कि औषधीय पौधे है, औषधीय पौधे या आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादप है को बड़े स्तर पर या इन पादपों को बड़ी संख्या में अगर उत्पन्न करना हो तो ऐसी स्थिति में जो है सूक्ष्म प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है। और दूसरा उद्देश्य इसका यह है कि रोग रहित पादप प्राप्त करने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। आगे अपन और डिटेल में कुछ और देखेंगे जिसमें नए और इसमें उद्देश्य अपने सामने आएंगे। ठीक है, तो अब बच्चों सबसे पहले अपन देखते हैं कि सूक्ष्म प्रवर्धन में कृत्रिम माध्यम का जो उपयोग किया जाता है वह कृत्रिम माध्यम क्या होता है और किस प्रकार से एक खेत के अलावा या नेचुरल कंडीशन के अलावा पौधों का निर्माण किया जाता है या पौधों को उत्पन्न किया जाता है। तो अगर अपन देखें तो लैब के अंदर या प्रयोगशाला के अंदर अगर देखें तो एक बीकर, एक फ्लास्क होता है, ठीक है ना, कॉनिकल फ्लास्क वगैरह जो होता है। अब इसमें क्या किया जाता है, यहां पर एक जेलीनुमा संवर्धन माध्यम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, संवर्धन माध्यम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब ये जेलीनुमा संवर्धन माध्यम जो होता है इसमें विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स वगैरह भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि वह सारा माध्यम जो कि खेत है, गार्डन वगैरह में मिट्टी के रूप में है, वह एक पौधे को उपलब्ध होता है। मिट्टी में जल भी उपलब्ध हो जाता है, मिनरल्स है, ये सारी चीजें जो होती है वह कृत्रिम रूप से एक पौधे को उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, तो कृत्रिम रूप से जो पौधे को उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन उस पौधे में जैसे जड़, तना, पत्ती वगैरह ये पूरा भाग न लेकर के इसका एक छोटा सा भाग लिया जाता है। ठीक है, जब इसका छोटा सा भाग लिया जाता है, जड़, तना, पत्ती है, परागकण है, एक कोशिका है या प्रोटोप्लास्ट यानी कि कोशिका भित्ति रहित कोशिका है, वह जब यूज की जाती है तो उस भाग को क्या कहेंगे, एक्सप्लांट कहेंगे। एक्सप्लांट उसे कहते हैं। ठीक है ना, एक्सप्लांट उसको कहते हैं। और उस भाग को, जैसे ये कोशिका वाला भाग ले लिया, ये उत्तक वाला भाग ले लिया, उस भाग को इस संवर्धित माध्यम पर कुछ नियंत्रित परिस्थितियों में लैब के अंदर जो है वह रखा जाता है। ठीक है, लैब के अंदर रखा जाता है। लेमिनार एयर फ्लो वगैरह भी होता है इसमें, सारे बहुत ही निर्जमीकृत विधियों में इसको जो है नियंत्रित परिस्थितियों में इसको डेवलप करवाया जाता है। तो अब यह एक कोशिकीय स्थिति भी हो सकती है या कोशिका यानी प्लांट का कोई भाग भी हो सकता है। अब क्या होता है, यह आगे इसमें कोशिका विभाजन होता है एवं विभेदन होता है। ठीक है ना, विभाजन एवं विभेदन होता है, जिससे आगे उत्तक का निर्माण होता है एवं उत्तक से आगे या अपन कहे तो कैलस का निर्माण होता है। ठीक है ना, कैलस अनऑर्गेनाइज्ड सेल मास होता है या असंगठित कोशिकीय समूह होता है या उत्तक होता है, लेकिन इससे किसी पादप भाग का निर्माण नहीं होता है। ऐसे भाग को अपन कैलस कहते हैं। ठीक है, अब कुछ समय बाद में इस कैलस से जो है प्ररोह का निर्माण होता है और इस वाले भाग से मूल तंत्र
या मूल का निर्माण होता है, ठीक है ना। और कुछ समय बाद में जो है इससे छोटी पत्ती वगैरह का निर्माण भी होता है। तो इस प्रकार से इस कैलस से नवपादप का निर्माण होता है, नवपादप का निर्माण होता है। अब इस नवपादप, जिसे प्लांट लेट कहते हैं इंग्लिश में, प्लांट लेट। अब इस प्लांट लेट को बच्चों डायरेक्ट खेतों में नहीं ले जाया जाता है। अगर खेतों में ले जाएंगे तो ये छोटा कोमल पादप है, तो वह प्रकृति की हार्श परिस्थितियों से, यानी बहुत कठोर परिस्थितियां है, उसमें वह नष्ट हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में इस नवपादप को कहां ले जाया जाता है? कुछ विभिन्न वातानुकूलित परिस्थितियों में इसको रखा जाता है। अब वो वातानुकूलित परिस्थितियां हरित गृह भी हो सकती है, हरित गृह, जिसे ग्रीन हाउस कहते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि ग्रीन कलर के कपड़े से या ग्रीन कलर के कांच से बड़े बड़े डोम शेप में हाउसेज बनाए जाते हैं, तो उनको इसीलिए ग्रीन हाउस कहा जाता है। कुछ समय में इन पौधों को ऐसे डोम शेप के जो हाउसेज बने हुए होते हैं ग्रीन कलर के, उसमें इनको रखा जाता है, ठीक है ना। कुछ समय तक इसमें इनको रखा जाता है। जब ये नवपादप थोड़े से बड़े आकार के हो जाते हैं, ठीक है ना, तब इनको फील्ड में ले जाया जाता है। फील्ड, खेत है, गार्डन है, वहां पे इनको ले जाया जाएगा और वहां पे ये फिर आगे परिवर्तित होते हैं, ठीक है ना। और इस प्रकार से एक बड़े स्तर पर ये बहुत सारे पौधे जो है विकसित होते हैं। तो ऐसे सैकड़ों लाखों की संख्या में जो है एक छोटे स्तर पर जो है ये पौधे विकसित करके बड़े स्तर पर बड़ी संख्या में जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विभिन्न प्रकार के इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट प्लांट्स है, औषधीय पौधे है, इस प्रकार के पौधे जो है बड़े स्तर पर प्राप्त किए जा सकते हैं। अब इनके अगर उदाहरण अगर अपन देखें तो आर्किड है, गुलदाउदी है, इस प्रकार के इनके उदाहरण हो सकते हैं। आर्किड, ग्लैडियोलस है, इस प्रकार के ये उदाहरण होते हैं। तो इस प्रकार से सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा नए पादपों का विकास किया जाता है। बहुभ्रूणता के बारे में देखते हैं, जिसे इंग्लिश में पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। ठीक है। अब बहुभ्रूणता क्या होती है, इसके बारे में मैंने पहले ही आपको बताया है कि नाम के ऊपर सबसे पहले अपने को गौर करना चाहिए। तो बहु यानी कि बहुत सारे, यानी एक से अधिक, एक से अधिक, ठीक है। और भ्रूणता यानी भ्रूण उत्पन्न होने की प्रक्रिया, ठीक है बच्चों। तो इससे अपने सामने क्या परिभाषा आ गई? एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होने की प्रक्रिया, ठीक है। अब इसी हिंट जो मिला है अपने को, इसी को अपन थोड़ा सा ढंग की परिभाषा में अपन तब्दील कर सकते हैं, यानी कि बीज या बीजांड से एक समय में एक से अधिक भ्रूण के विकसित होने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? हम बहुभ्रूणता कहेंगे। क्लियर? यानी कि सिंपल सा बहुत सारे भ्रूण का जो है विकास होना अब एक ही समय में, ठीक है ना। ऐसी स्थिति को अपन क्या कहेंगे? बहुभ्रूणता हम कहेंगे। अब इसको थोड़ा सा ढंग से अगर अपन देखें तो एक जो बीज होता है, नॉर्मली क्या होता है, कोई भी बीज ले लो, ठीक है ना, नीम है या नीम में भी अगर देखें तो नॉर्मली
निम्बोली जो होती है उसे एक ही तो भी पादप बनेगा नीम का, है ना। लेकिन कुछ ऐसे पादप होते हैं जैसे प्याज है, नींबू है, ठीक है ना। अब उनमें क्या होगा, एक बीज से, अब एक बीज के अंदर जो है एक से ज्यादा भ्रूण हो सकते हैं। नॉर्मली तो एक ही भ्रूण होता है, लेकिन एक से ज्यादा भ्रूण हो सकते हैं। अब एक बीज से एक से ज्यादा भ्रूण का विकास हो जाता है, या एक ही अंड कोशिका से, ठीक है ना, एक से ज्यादा भ्रूण का विकास हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति को अपन क्या कहेंगे, बहुभ्रूणता कहेंगे। अब इस बहुभ्रूणता की खोज जो है किसने की थी, अगर अपन देखें तो वह एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने की थी। लीवेनहॉक ने की थी। एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने संतरे के बीजों में की थी, ठीक है ना, संतरे के बीजों में जो है इसकी खोज की थी। अब आगे अगर अपन देखें तो बहुभ्रूणता जो है वो क्यों डेवलप होती है, इसके कारण भी हम देखेंगे। इसके अलावा यह हम देखते हैं कि ये किसके अंदर पाई जाती है। तो बेसिकली यह अनावृत बीजी पादप जो होते हैं, अनावृत बीजी पादप यानी कि जिम्नोस्पर्म में यह ज्यादातर रूप से पाई जाती है। आवर्त बीजी पादपों में यह बहुत कम देखने को मिलती है। फिर भी जैसे कि कुछ आवर्त बीजी पादपों को उदाहरण अगर अपन देखें तो प्याज है, संतरा है, नींबू है, तो जामुन है, तंबाकू है, प्रोटेलेरिया है, इत्यादि पादपों में देखने को मिलती है, ठीक है ना। अब इसके बाद में अगर अपन देखें तो कुछ पादप और भी है, जैसे वेंडा वगैरह, कुछ पादप अधिपादप वगैरह होते हैं, उनमें भी ये देखने को मिलती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसके कारण क्या है। कारण यानी कि बहुभ्रूणता उत्पन्न होने के कारण क्या है। इसके कारणों को अगर अपन देखें तो इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे अगर मुख्य मुख्य कारणों को अगर अपन देखें तो प्राक भ्रूण जो होता है उसमें प्राक भ्रूण के विदलन से ऐसा हो सकता है। विदलन अपन ने देखा था, प्राक भ्रूण यानी कि गोलाकार भ्रूण था, उसके बाद में हृदयकार वगैरह भ्रूण बनता है, ठीक है ना, हृदयकार भ्रूण वगैरह बनता है। पिछले चैप्टर में अपन देखा था। तो ये गोलाकार भ्रूण वगैरह जो बनता है इसे प्राक भ्रूण कहते हैं। अब इसमें क्या विदलन हो जाता है, एक से ज्यादा विदलन की कंडीशन हो जाएगी। विदलन जब हो जाएगा तो एक भ्रूण से दो भ्रूण वगैरह बन जाएंगे। तो ऐसी स्थिति से भी हो सकता है। इसके अलावा अगर अपन देखें तो जो मुख्य अंड कोशिका होती है, अंड कोशिका अपन ने देखा था, जो भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश में ये 3 कोशिका होती है। तो ये अंड कोशिका होती है, अंड कोशिका। इसके अलावा ये जो 2 कोशिकाएं होती है इनको सहकोशिका कहते हैं या सहायक कोशिकाएं कहते हैं, या ये प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है, ये द्वितीय केंद्रक होता है, ठीक है ना। तो ये सहकोशिका है। इन प्रतिमुखी कोशिकाओं से भी अगर अंड कोशिका के अलावा इन दूसरी कोशिकाओं से, सहकोशिका प्रतिमुखी कोशिकाओं से भी अगर भ्रूण का विकास हो जाता है, ठीक है ना, तो भी एक से अधिक भ्रूण बन सकते हैं। इसके अलावा अगर अपन देखें तो बीजांड जो होता है उस बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश अगर डेवलप हो जाते हैं, ठीक है ना, तो उन भ्रूणकोशों से भी एक से अधिक भ्रूणकोश डेवलप हो जाएंगे और उनकी कोशिकाओं से नए एक से अधिक भ्रूण का विकास हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा अगर अपन चौथा कारण इसमें देखें तो बीजाणुविद उत्तक होते हैं, बीजाणुविद उत्तक, ठीक है ना, जो द्विगुणित वगैरह होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि अध्यावरण वगैरह है, बीजांडकाय है, उनसे भी भ्रूण का विकास हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये कारण होते हैं जिनसे बहुभ्रूणता जो है
ज्यादातर देखने में आती है। अब इसके उदाहरण अगर अपन देखें तो इसका उदाहरण हो जाएगा यूफोलिया, जो कि एक प्रकार का आर्किड है। और इसका उदाहरण अगर अपन देखें तो एस्ट्रोलॉकिया एवं आर्जीमोन में देखने को मिलता है, मॉन वगैरह में देखने को ऐसा मिलता है। इसका अगर उदाहरण देखें तो कैजुराइना वगैरह में ऐसा देखने को मिलेगा। और अब बीजाणुद्भिद ऊतक से जब भ्रूण का विकास वगैरह होता है, जैसे मैंने बताया कि बीजांडकाय है या अध्यावरण से भ्रूण का विकास हो सकता है, तो इसको अपन अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं, अपस्थानिक भ्रूणता। और यह अपन डिटेल में देख चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुभ्रूणता के इन निम्नलिखित 4 कारणों से जो है बहुभ्रूणता उत्पन्न हो सकती है। अब हम देखते हैं बहुभ्रूणता की सार्थकता। जिसे अपन कहे तो सिग्निफिकेंस, इसे इंग्लिश में कहते हैं सिग्निफिकेंस, या सिंपल से शब्दों में अगर अपन कहे तो इसका उपयोग क्या है या इसकी इंपोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, वह अगर अपन देखें तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो जो बहुभ्रूणता जो होती है उसमें बेसिकली अगर अपन देखें तो जो भ्रूण पैदा होते हैं वह बीजांडकाय वगैरह से जो भ्रूण पैदा हो रहे हैं वो भ्रूण क्या होते हैं, वो मातृपादप जो होता है ना, उन मातृपादप के बिल्कुल समान होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो मातृपादप में जो गुण है वह भ्रूण में भी आएंगे, या मातृपादप के बिल्कुल समान अच्छे गुणों वाला जो है नया पादप बनेगा। तो यह सबसे बड़ा फायदा हो गया। दूसरा अगर अपन देखें तो जो नवपादप या भ्रूण जो डेवलप होता है वह विगति में बहुत ज्यादा होता है, या उसका वह ओज से भरपूर होता है, ओज से भरपूर होता है। यानी कि ओज से मतलब है कि उसमें पाए जाने वाले महत्वपूर्ण गुण जो होते हैं वह ये मातृपादप के समान ही होते हैं, तो उसकी जो इंपोर्टेंस ज्यादा होगी, यानी कि वह इतना मजबूत होगा। ठीक है ना, इस प्रकार की स्थिति देखने में मिलेगी। और तीसरा अगर अपन देखें तो बीजांडकाय वगैरह जो है, इससे जो नवपादप या भ्रूण का विकास होता है, ठीक है ना, भ्रूण वगैरह बनेगा, उससे नवपादप वगैरह बनेगा। तो ये जो नवपादप जो है वह रोग रहित होगा, रोग रहित होगा। ठीक है ना, नींबू वगैरह में अगर अपन देखें तो ये विषाणु रहित वगैरह होगा। ठीक है ना, यह विषाणु रहित होगा, विषाणु रहित होगा। तो इस प्रकार से यह अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी इसमें चौथा अगर इंपोर्टेंस अगर अपन देखें तो यह कोल्चिसिन से नए पादप वगैरह पैदा किए जा सकते हैं, अगुणित भ्रूण वगैरह भी पैदा किए जा सकते हैं। कोशिका विज्ञान में भी इसका बहुत महत्व है, और अगुणित भ्रूण भी पैदा किए जा सकते हैं, और वह प्रजनन वगैरह की विधियों में पढ़ने में ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो इस प्रकार से इनके बहुभ्रूणता के भी ये इंपोर्टेंस है। ठीक है ना, तो इस चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर के अंदर ही मैंने साथ साथ में सॉल्व कराता हुआ मैं चला हूँ, उसके साथ अकॉर्डिंग ही मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया है। फिर भी अगर आपको कोई भी इस चैप्टर से संबंधित कोई भी परेशानी अगर होती है, यानी कोई भी क्वेश्चंस में दिक्कत होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप मेरे से पूछ सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और आगे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।